नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिए, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 28 है। ये 27 टेस्ट इसके पहले ले चुका हूं, प्लेलिस्ट बना रखी है। दोनों लेवल के लिए है। आज का तीसरा टेस्ट साइकोलॉजी का, इसके पहले मैंने 1 घंटे पहले टेस्ट अपलोड किया है और सुबह 7 बजे संस्कृत का टेस्ट डाला था, टेस्ट नंबर 11। तो साथियों, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 26 है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो देखिए, सबसे उपयुक्त की बात करें तो यहाँ व्याख्यान तो गलत हो जाएगा, दिया गया कार्य भी गलत हो जाएगा, श्रुत लेख गलत हो जाएगा। बाकी राइट आंसर है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी भी सामूहिक रूप से की जाएगी, कार्य योजना में भी बालक करके सीखेगा। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए थोड़ी मूल्यांकन करेंगे। निरंतर न बनाने के लिए ये भी गलत हो गया। परीक्षा प्रणाली का महत्व देने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि निरंतर मूल्यांकन अगर होता रहेगा तो बालकों के अंदर परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। मित्रों, विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 2 में। चले नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, रटंत प्रणाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा से रुकती है साथियों, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये रटंत प्रणाली को रोकने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, पौधों के जो विभिन्न भाग है इनका शिक्षण करा रहे हो, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पौधों का अवलोकन आवश्यक है, श्यामपट्ट आवश्यक है और पौधों का चित्र आवश्यक है। तो मित्रों देखिए, इसका राइट आंसर बुक में तो अवलोकन दे रखा था कि पौधों का अवलोकन, और यही श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जब हम बच्चों को जड़ तना पे उसकी जो जड़ तना है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं और उसके अंदर का जो भाग है, तो क्या आप पेड़ को उखाड़ के बताओगे? साथियों नहीं, ये फिर पौधों का अवलोकन नहीं, बल्कि पौधों का चित्र सही रहेगा। इसमें बुक में दूसरा दे रखा था, लेकिन दूसरा नहीं बल्कि चौथा विकल्प सही माना जाएगा, क्योंकि पौधे के चित्र में हम जो पौधों का जो विभिन्न भाग है, जैसे उसकी जड़ है तो नीचे जड़ को भी आसानी से बता सकते हो, पत्ता है, तना है, मतलब नाम भी अंकित कर सकते हो चित्र के साइड में। तो साथियों, इस प्रकार चौथा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। वैसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अनुसार इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, लेकिन मैं आपको इसमें 4 जो चौथा विकल्प है उसको फर्स्ट चॉइस करने के लिए सजेशन देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन वाद विवाद प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या वाद विवाद करेंगे? नहीं, व्याख्यान बेस्ट होती ही नहीं है क्योंकि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। कहानी या योजना, तो साथियों पर्यावरण का शिक्षण कहानी विधि से पढ़ाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में कहानी के प्रति रुचि होती है, कहानी को सुनने में उनमें एकाग्रता भी आती है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही है, बड़े ही शांत तरीके से बच्चे कहानी सुनते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का अर्थ क्या होता है? मानकता, प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, सभी प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना और विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन होना। तो साथियों देखिए, जो चौथा विकल्प है व्यवहार में परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में, ये तो लचीलापन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये लचीलापन में। प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला हो तो ये तो फिर उसके मूल्यांकन में आ जाएगा।
बल्कि राइट आंसर है प्रश्न पत्र का नियमावली के अनुरूप होना, कि जो नियमावली दे रखी है जैसे 1:3:1 के अनुपात में पेपर बनाया जाता है तो फिर उसको कहते हैं मानकता। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए मित्रों, प्रश्न नंबर 7 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? औपचारिक, अनौपचारिक, गहन और सतत। तो मित्रों एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 की पूछा है, 3, 4, 5 की नहीं पूछा है। तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जो मूल्यांकन है वो अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए। औपचारिक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सतत, अगर कक्षा 5 तक पूछता तो फिर हम उसका सतत करते, और यहाँ पर पूछा है कक्षा 1 और 2 के लिए तो फिर हम उसको करेंगे अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की शर्तें नहीं हो। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही है। सतत बिल्कुल कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं होता है साथियों, होता तो है लेकिन अनौपचारिक ज़्यादा बेस्ट है। प्रश्न नंबर 7 में दूसरा ही माना गया है एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। 8वां क्वेश्चन, किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने की पहचान की जा सकती है उसके पोर्टफोलियो से, उसके आक्रामक व्यवहार से, समावेशी शिक्षा के द्वारा और उसकी एकाग्रता से। तो तनावग्रस्त रहेगा तो एकाग्रता से कैसे पहचान करोगे? पोर्टफोलियो से, समावेशी शिक्षा से नहीं, बल्कि उसके आक्रामक व्यवहार से तनावग्रस्त होने की पहचान आप कर सकते। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। साथियों प्रश्न नंबर 9 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक नई तकनीक है, एक तकनीक है सत्र पर्यंत मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो सीसी की एक तकनीक किसको माना जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन को सीसी की एक तकनीक माना जाता है साथियों। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है एक बार देखना हजारों बार के सुनने के से बेहतर है। यह कथन किसके महत्व को बताता है? पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के महत्व को बताता है, शिक्षण के महत्व को बताता है, पाठ्यक्रम के महत्व को बताता है, या उपरोक्त सभी के महत्व को बताता है? तो मित्रों एक बार देखना हजारों बार सुनने के बेहतर से बेहतर है। तो ये जो महत्व है ये पाठ्य सामग्री के महत्व को बता रहा है उपरोक्त कथन, क्योंकि आप देखोगे तो मतलब उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे, और प्रत्यक्ष अनुभव भी शिक्षण सामग्री का ही एक हिस्सा है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन, विज्ञान विषय का अध्यापक शामपट का बेहतर प्रयोग कर सकता है लेखा चित्र पढ़ाने के लिए, आकृतियां बनाने में, मुख्य बिंदुओं को लिखने में और उपरोक्त सभी में। तो एक जो विज्ञान विषय का अध्यापक है वो जो शामपट है उसका बेहतर प्रयोग लेखा चित्र पढ़ाने के लिए कर सकता है, आकृतियां बनाने में कर सकता है, मुख्य बिंदुओं को लिखने में कर सकता है, उपरोक्त सभी सही है साथियों प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग आवश्यक है, क्यों? क्योंकि दिन रात का संप्रत्य समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु, और इनमें से सभी। तो मित्रों जो सामाजिक विज्ञान है उसमें ग्लोब का प्रयोग दिन रात का प्रत्येक बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। पृथ्वी का आकार कि भाई इस प्रकार का आकार पृथ्वी का होता है, स्थल जल का अनुपात कि भाई 70-30 में जितने भी अनुपात में जल है, ये सभी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12 में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 13 आपके आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? परिवार और मित्र, आवास, मर्दा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो मित्रों एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की थीम में परिवार और मित्र भी शामिल किए गए थे, आवास भी शामिल किया गया, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी शामिल किया गया, लेकिन मर्दा को शामिल नहीं किया गया था। तो तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। साथियों प्रश्न नंबर 14 है प्रारंभिक स्तर पर बाल केंद्रित विधि का अर्थ है बच्चों के परामर्श से पाठ्यचर्या का निर्माण करना, बच्चों की इच्छानुसार अधिगमों की योजना बनाना,
बच्चों को अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठन करना और बच्चों को अधिगम योजना बनाने के लिए स्वतंत्र करना। तो जो बाल केंद्रित विधि है प्रारंभिक स्तर पर, तो बाल केंद्रित विधि का मतलब क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि परामर्श देंगे कि पाठ्यचर्या ऐसी बनाओ। छोटे बच्चे क्या परामर्श देंगे, इच्छानुसार ही उनके अधिगमों की योजना नहीं, ये भी बाल केंद्रित विधि का अर्थ नहीं है, बल्कि बच्चों को अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठन करना साथियों प्रारंभिक स्तर पर बाल केंद्रित विधि का अर्थ होता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा, प्रेरणा के सिद्धांत द्वारा, नियोजन के सिद्धांत द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति ये होती है क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा, क्योंकि क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब बालक उसमें कार्य करेगा, तो प्रत्यक्ष रूप से हस्तपरक मतलब हाथों के कौशलों का उसमें इस्तेमाल होगा, तो वो अनुभव प्राप्त करेगा प्रत्यक्ष रूप से। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16। हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और गृह कार्य। तो देखिए सबसे पहला आती है प्रस्तावना, फिर आता है उद्देश्य कथन और फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो तीसरे नंबर पे क्या है? प्रस्तुतिकरण है साथियों। पहले पे प्रस्तावना, दूसरे पे उद्देश्य कथन। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है? ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग और अर्थग्रहण। अर्थग्रहण ध्वनि का कानों तक पढ़ना और प्रयोग, प्रयोग ध्वनि का कानों तक पढ़ना और अर्थग्रहण, और ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण और प्रयोग। तो साथियों सबसे पहले श्रवण कौशल में क्या होता है कि ध्वनि कानों तक आती है, बच्चा उसका अर्थग्रहण करता है और फिर प्रयोग करता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 18। तो 18वां क्वेश्चन, वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है? अर्थग्रहण, प्रयोग और प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण और प्रयोग, प्रयोग, अर्थग्रहण और प्रत्यक्षीकरण, और प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण और अर्थग्रहण। तो साथियों सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, फिर अर्थग्रहण किया जाता है और सबसे अंत में प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19। तो साथियों प्रश्न नंबर 19 है, सूत्र का प्रयोग करने के लिए श्रेष्ठ विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और सभी। तो साथियों सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है निगमन, क्योंकि निगमन विधि में तो सूत्र का प्रयोग किया जाता है और आगमन विधि में सूत्र की स्थापना की जाती है। मित्रों दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। अगर यूँ पूछता कि सूत्र की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो फिर आगमन होती, लेकिन पूछा है सूत्र का प्रयोग करने के लिए, तो फिर निगमन ही आपका बेस्ट आंसर है। चलिए अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। डाउट हो तो कमेंट करके जा सकते हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके जा सकते हो साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अंतिम और 20वां क्वेश्चन। साथियों प्रश्न नंबर 20 है, बहुभाषिता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, कोठारी कमीशन, गांधी जी और सार्जेंट प्लान। तो साथियों बहुभाषिता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे कोठारी कमीशन 1964-66। दूसरा विकल्प सही है साथियों 20वें क्वेश्चन में। तो आज के 3 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।